हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज 22 अक्टूबर 2020। एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल्स वैसे तो इंपॉर्टेंट हैं, पर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप यही इश्यूज़ कहीं कवर होंगे, पर तीनों के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है कि गूगल के खिलाफ यूएस की कुछ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फेडरल गवर्नमेंट वो एक लॉ सूट उन्होंने सबमिट कराया है। तो क्या पूरा केस है कि गूगल को सू किया गया है, ठीक है। दूसरा ये जानने की कोशिश करेंगे इसके क्या रेपरकशंस होंगे, इंडिया में क्या स्टैंड है गूगल के अगेंस्ट में, और गूगल क्या ऐसा करता है जिसकी वजह से ये इतना इशू बन के निकल के आ रहा है। आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक नाम लिया है, गाफा, ठीक है। ये बहुत बड़ी जाइंट कंपनीज़ है, टेक्निकल जाइंट कंपनीज़ हैं जिनका अपने आप में वर्ल्ड ओवर डोमिनेंस है। गाफा स्टैंड्स फॉर गूगल, अमेज़ोन, फेसबुक एंड एप्पल, ठीक है। तो इन कंपनीज़ को कैसे भी करके रोकना, क्योंकि बाकी और जो राइवल्स हैं उनके अगेंस्ट में ये कंपनीज़ कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। या तो उन राइवल्स को देखो ये ख़रीद लेती हैं, या उन राइवल्स को जो सपोर्ट करने वाले वेंडर्स होते हैं उन वेंडर्स को ये मना कर देते हैं कि आप इन कंपनीज़ को सपोर्ट मत करो। तो ऐसे करके कंपटीशन को कहीं ना कहीं ये ख़त्म करते हैं। और जब मार्केट फोर्स की बात है, बिना कंपटीशन के मार्केट कैसे सर्वाइव करेगा, तब जा कर के डिफरेंट कंपनीज, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट्स, वो इन कंपनीज़ के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं लॉ सूट डिपॉजिट सबमिट कर रही हैं। देखेंगे क्या डिटेल है इसकी, राइट। ये वाला जेट एयरवेज़ को एक तरीके से उसकी ऑक्शन चल रही है, तो ऑक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो जहाँ तक है, विद इन 6 मंथ्स जेट एयरवेज़ फिर से अपने मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएगी। तो क्या पूरा प्रोसेस है वो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जेट एयरवेज़ का ये मतलब जो प्राइवेट, अगर प्लेयर की बात करें एयरलाइन की इंडिया में, तो सबसे पुराना प्राइवेट प्लेयर है ये, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ और अब आगे क्या वे फॉरवर्ड है, ठीक है। ये वाला 22 अक्टूबर का दिन किस तरीके से सबसे ज़्यादा बहुत सिग्निफिकेंट है इंडो पाक वार के हिसाब से, 1947 में ऐसा क्या हुआ था, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इन्होंने गूगल को सू किया है ट्यूसडे को, ये कह के कि ये कंपनियां अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ करती हैं और दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हार्म करती रहती हैं, और कंज्यूमर के लिए भी कहीं ना कहीं ये हार्मफुल साबित होती रहती है। क्योंकि कंपटीशन अगर मार्केट में नहीं होगा तो उसका देखो खामियाजा कंज्यूमर्स को तो पे करना ही पड़ेगा। यूएस के स्टेट्स हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इनके साथ में आए हैं। कहने का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मेन जो यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल गवर्नमेंट का हो गया, बाकी 11 स्टेट्स, बाकी वहाँ के 50 स्टेट्स में से 11 स्टेट्स भी 11 है ना, वो भी इनके साथ में आए हैं कि हाँ वाकई में ये एक एंटी ट्रस्ट का काम हो रहा है। उन्होंने लॉ सूट्स डिपॉजिट कराया है, सबमिट कराया गूगल के अगेंस्ट में कि ये अनलॉफुली अपनी पोजीशन, अपनी मोनोपोली को मेंटेन कर रहे हैं, और जिससे कि लोगों को एक जनरल सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है इनके द्वारा, इन सर्च इंजन के द्वारा, पर्टिकुलरली गूगल का काम क्या है, सर्च इंजन की तरह काम करता यूज़ किया जाता है। तो ये जब ये काम किया जाता है तो सर्च एडवर्टाइजिंग जब रिजल्ट देता है गूगल, जब भी सर्च करता है, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं अनलॉफुली अपनी मोनोपोली को मेंटेन करता है और अपने हिसाब से चीज़ों को रिजल्ट देता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये लॉ सूट है किस बारे में। मैंने आपको बातों बातों में बता दिया कि धीरे धीरे क्या है, यहाँ इन कंपनीज़ में, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, इनके हाथों में बहुत मैसिव इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट होती जा रही है, जिनमें गूगल अपने आप में एक है। और आप देखोगे कि कहीं पर भी कुछ भी इंटरनेट पे सर्चिंग हो रही है तो सर्च में आप देखोगे गेटवे की तरह काम में हो रहा है गूगल के अलावा कोई और जो सर्च इंजन है उसके ऊपर कोई रिलाई ही नहीं कर रहा। तो कुछ तो इन कंपनीज़ ने ऐसा किया है जिसकी वजह से इनकी मोनोपोली अभी ज़बरदस्त तरीके से इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अपने आप में लॉ सूट डिपॉजिट सबमिट कराया है कि भाई इसके ऊपर आप ध्यान दो कि कैसे करके ये कंपनीज जो हैं अपनी डोमिनेंस को लगातार बढ़ाई जा रही हैं और दूसरी किसी और प्लेयर को मौका ही नहीं दे रही है। अब बात आती है कि ये लॉ सूट की तरफ बढ़े कैसे। एक आर्टिकल पहले भी मैंने एक्सप्लेन पेज पे डिस्कशन किया था, ऑलरेडी अपन ने किया था डिस्कशन, जिसमें यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जो कि बाई पार्टीशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन था। बाई पार्टीशन का मतलब वहाँ की दोनों पार्टीज़ के मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड थे,
रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी ओबामा या फिर कह सकते हैं पर जो बाइडन की पार्टी जिसकी हिलरी क्लिंटन भी है। तो कहने का मतलब दोनों पार्टीज जो मेन पार्टीज है यूएसए की, उन दोनों पार्टीज के मेंबर्स थे उसमें और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कराई थी अपने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो लोअर हाउस है उनका, लोअर हाउस जो है वहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी वर्किंग ऑफ गाफा, एप्पल, अमेजोन और गूगल, फेसबुक, इनकी कि किस तरीके से ये काम करती हैं, फंक्शनिंग करती हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन जुलाई 2019 से शुरू हुई थी। इन कंपनीज़ के बारे में जब देखा गया तो ये गवर्नमेंट के रडार में रही और इनके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ किस तरीके से काम करते हैं। ये एग्जाम्पल पहले भी बात कर चुका हूँ मैं, याद ध्यान हो तो, कि एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, ठीक है। एप्पल भी लॉन्च करता है अपनी एप्लीकेशन ये कह के कि भाई बच्चे जो हैं मोबाइल की स्क्रीन पे कितनी देर तक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम को लिमिट करना, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना बच्चों के लिए, ये उन एप्लीकेशन का मेन काम होता है। ओके, तो उसके लिए एक तो एप्पल ने अपनी खुद की लॉन्च कर रखी थी और एक इन गवर्नमेंट ने यूएस कांग्रेस के हिसाब से एक अलग से गवर्नमेंट के असिस्टेंट से एक दूसरी कंपनी के थ्रू लॉन्च करवा दी गई। अब होता क्या है, इस दूसरी वाली एप्लीकेशन को एप्पल जो है, अब एप्पल की इतनी मतलब मोनोपोली सेट है कि एप्पल ने ये कह दिया कि दूसरी वाली कंपनी की एप्लीकेशन है, ये सेफ़ नहीं है, आपका डेटा दूसरी कंपनियों को ले जा करके दे देता है। तो ऐसे करके इस कंपनी की मतलब इमेज ख़राब कर दी, तो ये एप्लीकेशन ये बिल्कुल डाउन चली गई, समझ गए। तो इस तरीके से ये डोमिनेंस क्रिएट करते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये बड़ी कंपनीज गेट कीपर की तरह काम कर रही हैं कि कोई भी ये जो ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो या फिर कोई भी काम हो, तो वहाँ पर फुल कंट्रोल आ गया है इन कंपनीज़ का। रही सही में मैंने आपको बताया अभी कि अगर कोई राइवल आता भी है तो उस राइवल को कैसे टैकल करते हैं ये लोग, वो ज़बरदस्त तरीका है। अभी प्रोविज़न क्या चल रहा है कि ये गेट कीपर बन गए हैं, मोनोपोली इनकी स्टैब्लिश हो गई है, कंपटीशन ये ख़त्म करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो ऐसे थोड़े ना काम चलेगा। तो एक प्रीजम्पटिव प्रोहिबिशन कि कैसे भी करके इन कंपनियों को छोटी छोटी कंपनियों में ब्रोकर करो, तोड़ो इनको। दूसरी चीज़ कि फ्यूचर में जाकर के ये मर्ज ना हो जाए कि आज तो तोड़ दी और फिर जाकर के मर्ज हो जाए, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कोई एक जो कंपनी का एक हिस्सा है वो बहुत बड़ा है, बाकी छोटे छोटे हो गए तो फ्यूचर में जाके वो एक्वायर कर ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस रिपोर्ट से यहाँ से शुरुआत हो जाती है इस लॉ सूट के डिपॉजिट होने की, कि भाई वाकई में सबमिट होने की, कि भाई कैसे भी करके इन टेक्निकल जाइंट कंपनीज़ को रोकना ज़रूरी है, नहीं तो कंपटीशन नहीं आएगा तो लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि लॉ सूट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, ये ऐसा पहली बार है कि इस तरीके से बाईपार्टीशन एफर्ट किया गया है यूएसए में, दोनों पार्टीज़ के मेंबर हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी के, क्योंकि गूगल की मोनोपोली बढ़ती ही जा रही है। अब बात ही आती है गूगल के लिए क्या चैलेंज है। अब गूगल सबसे पहले तो ये चैलेंज है कि भाई ये इतना कुछ हो रहा है तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो लीक हुआ है, तो गूगल स्क्रूटिनाइज करेगा अपने खुद के प्लेटफॉर्म को कि हमारे यहाँ पर कौन से लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, क्योंकि जो अप्रैल जून क्वार्टर गया है ना 2020 का, उसमें गूगल की इनकम हुई है एडवर्टीजमेंट से $38 बिलियन की। तो गूगल इन्वेस्टिगेट करेगा कि हमारे पास में इतना रेवेन्यू आ रहा है तो एडवर्टीजमेंट हमें ज़्यादा कौन दे रहा है, फिर उसके बाद में वो आगे अपनी प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएगा। ये तो चलो गूगल का में इशू है, पॉइंट अपने लिए। तो गवर्नमेंट के लिए क्या है या फिर दूसरे और कंट्रीज जैसे इंक्लूडिंग इंडिया, वहाँ पर क्या स्टेटस है वो अपन जाने। देखो, ये कोई फेडरल स्क्रूटिनी हो रही है ऐसा ही नहीं है, यूएस के अदर स्टेट्स, क्योंकि 11 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट भी किया है ना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ में, तो कहने का मतलब स्टेट्स भी इस चीज़ से परेशान हैं कि ये कंपनियां ही क्यों डोमिनेट करें। तो इस तरीके से आप देख सकते हो गूगल जो है इसने खुद ने पिछली बार भी एक लीगल एक्शन को फेस किया था, और इससे रिलेटेड जो बात शुरू होती है वो होती है आज के 10 साल पहले, लगभग 2011 में, जब फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक कंप्लेन फाइल की थी वॉशिंगटन बेस एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च एजेंसी के द्वारा। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम बताना चाहिए। मतलब नॉन प्रॉफिट रिसर्च एजेंसी ने फेडरल ट्रेड कमीशन में, जैसे हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उस तरीके से वहाँ पर फेडरल ट्रेड कमीशन है कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, उसने एक रिपोर्ट अपनी एक कंप्लेंट डिपॉजिट की कि किस तरीके से गूगल अपनी मोनोपोली को बढ़ाए रखता रहता है। तो उस चीज़ पर वैसे तो कोई एक्शन लिया नहीं गया, बट कहने का मतलब ये है कि शुरुआत 2011 में हो गई थी। अब ये यूएसए में फिर से लॉ सूट सबमिट किया गया है
तो कहने का मतलब अब ये है कि गूगल को कहीं ना कहीं अब अलर्ट होने की ज़रूरत है और इनको अपने करेक्शन लाने की ज़रूरत है। नहीं लाए जाएंगे तो देखो यूरोप में मैंने बताया था गाफा टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है, और अब यूएसए में हो गया है। अब इंडिया की बात कर लें, देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर मार्केट फोर्सेस को प्रॉपर वे में काम कराने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा तैयार रहता है। तो उसके लिए गूगल के अगेंस्ट में ऑलरेडी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत से वर्डिक्ट भी दिए हैं। इसमें 100 से ज़्यादा करोड़ रुपए का फ़ाइन तो गूगल पे भी कर चुका है इंडिया में, ठीक है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया जैसे कंट्रीज़ में तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखी जा रही है, वो ये है कि अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि चीपेस्ट फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली, अगर आपने ये सर्च किया तो गूगल अपनी सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर किसको बताएगा, जो उसका खुद का कोई अलायंस है जिस कंपनी के साथ में, मान लो इसकी अलायंस है किसी यूँ स्पाइस जेट के साथ में, बाकी और जो कंपनियां हैं इंडिगो हो गई या फिर जो और भी जितनी एयरलाइन कंपनीज़ हैं उनका नाम बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो आप तो प्रेफरेंस ऊपर वाली को ज़्यादा दोगे ना। तो आपकी चॉइस को इसने कहीं ना कहीं डायरेक्ट किया कि नहीं। इस तरीके से गूगल जो है अपनी डोमिनेंस बनाता है या फिर अपनी जो अलाइड कंपनीज़ हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करता है। दूसरा मैं बताऊं, आज एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे कितने मोबाइल फ़ोन, कितनी सारी कंपनियां हमारे इंडिया में मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करती है, सारे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ही आते हैं। क्यों जी, एंड्रॉयड तो गूगल का है और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इस मार्केट में, बिल्कुल है, पर क्या करता है, अनफेयर कंडीशन पुट कर देता है गूगल कि भाई आप एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करो, इससे आपको ये बेनिफिट देंगे, नहीं आपको ये घाटा हो जाएगा। तो इस चीज़ से क्या हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है जो भी मैन्युफैक्चरर है, फिर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू कर देता है। सीसीआई ने ऑलरेडी गूगल पे 136 करोड़ का फाइन लगाया था कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये वही बात आ गई। अब एयरलाइन के लिए आप सर्च करना चाह रहे हो तो अपनी जो खुद की अलायंस है जिनके साथ एफिलिएशन है गूगल का, उनको ज़्यादा प्रमोशन देते हैं, बाकी नहीं करते। और गूगल तो एक वो हो गया कि हाँ हर चीज़ के लिए सवाल करो गूगल कर लो, ठीक है, आपको भी अगर कोई डाउट होता है तो गूगल करते हो सीधा, तो वहाँ पर वही वेबसाइट प्रमोट करे अगर गूगल की जो गूगल को बेनिफिट ज़्यादा देती है, तो ये तो एक तरीके से पार्टीशनशिप हो गई ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से गूगल लगातार आप देख सकते हो ये शक के धारे में थ्रू आउट वर्ल्ड है, ठीक है। और रही सही में जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर गूगल ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सीसीआई की जो फाइंडिंग्स हैं, मतलब जिन जिन केसेस में भी अभी तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को चैलेंज किया है, जो भी वर्डिक्ट दिया है, उन सारे इश्यूज़ पर गूगल ने उन सीसीआई के वर्डिक्ट को चैलेंज कहाँ पे कर रखा है, एनसीएलटी में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो अब पॉइंट ये आता है कि ये जो यूएसए में जस्टिस डिपार्टमेंट का एक्शन है इसका मतलब क्या है। तो पॉइंट यही आता है निकल के कि अभी तो देखो इतना कुछ होगा नहीं कि जल्दी से कुछ एक्शन ले लिया जाएगा, पर हाँ ये एक शुरुआत है जो कि आने वाले टाइम पे गूगल के लिए वाकई में कंसर्न रेज करेगा थ्रू आउट वर्ल्ड, क्योंकि ये कोई यूएसए ही नहीं है, यूएसए के अलावा बड़े कंट्रीज़ जो हैं वो, या फिर छोटे कंट्रीज जहाँ जहाँ पर भी ये डोमिनेंस अपनी प्ले करते हैं, जहाँ अपनी डोमिनेंस को अब्यूज़ करते हैं, वहाँ पर लीगल एक्सपर्ट्स गूगल के अगेंस्ट में खड़े हैं। तो गूगल को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इन कंपनीज़ को कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे सेपरेट इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। और रेगुलेटर्स जो होंगे वो डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि ये गिल्टी है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं कि व्हाट इट विल टेक फॉर जेट एयरवेज टू फ्लाई अगेन, कि जेट एयरवेज फिर से उड़े तो उसके लिए क्या होगा। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हो कहीं पर भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो जेट एयरवेज जो है अप्रैल 2018 के बाद में अपनी फ़्लाइट्स को रोक चुका था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए थे, क्योंकि इनके जो बेनिफिट वाला जो सीन था वो प्लस में नहीं था, माइनस में जाते रह रहे थे। तो अब क्या है कि कुछ पोटेंशियल ऑनर्स ने बोली लगाई, ऑक्शन लगी है और वो फिर से जेट एयरवेज को ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं। तो उनमें एक तो देखो कार्ल रॉक कैपिटल के यूके बेस्ड कार्ल रॉक कैपिटल है, यूएई बेस्ड एक कंपनी है जहाँ के मुरारी लाल जालान, ठीक है, वो करके ये इन्वेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे इन्वेस्टमेंट्स, आप देखोगे इस पूरी का, तो मतलब ये जो मुरारी लाल जालान है ये बड़े हैं, मतलब प्लेटफॉर्म
कहने का मतलब ये है कि वेंडर्स थोड़े से हेल्दी आ रहे हैं अब की बार जेट एयरवेज़ को चलाने के लिए, अपने काम की चीज़ नहीं है। अब बात आती है कि जेट एयरवेज़ का जो ऑपरेशन है ये कब स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी फ़िलहाल तो NCLT में है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में पूरा केस चल रहा है, तो वो जब अप्रूवल दे देंगे तो इसके बाद में ये काम शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टर्स पहले से रेडी हैं कि कैसे भी करके आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर जेट एयरवेज़ को शुरू कर दिया जाए। बट पॉइंट ये आ जाता है कि आने वाले टाइम पे सबसे पहले जैसे ही इन्वेस्टर्स पैसा देंगे तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाएगा, जो ऑलरेडी वेंडर्स हैं उनको पैसा दिया जाएगा, एम्प्लॉयज़ का पेमेंट जो ड्यू बचा हुआ है वो पूरा किया जाएगा। वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट हाँ ये बात ठीक है कि कैसे भी करके एक फॉरवर्ड लुकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि जेट एयरवेज़ रीस्टार्ट हो जाएगी। फिर बात आती है कि मेजर कंसर्न क्या है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखो नए इन्वेस्टर्स जो है ना वो नेगोशिएट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे कि कैसे भी करके उनको सस्ते से सस्ते में जेट एयरवेज़ अपने हाथ लग जाए, जिसमें कि उनको फिर बाद में रिटेलर से भी बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूल का अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। एयरक्राफ्ट के नंबर्स भी देखें तो इनके पास वो भी कम है, कैटरर्स के बाद में है उनसे भी बात करनी पड़ेगी कि किस तरीके से इनमें पूरा ये क्या पूरे एजेंसीज होती है, ये प्लेन खरीद लेंगे और फिर उसके बाद में अलग अलग लोगों से बात करनी होती है। जैसे आप एक बस खरीदते हो ना, नॉर्मल बस कार या कोई आप टैक्सी देखते हो, वैसा ही एडजस्टमेंट होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। फ़र्क इतना सा ही उड़ते हैं और बाकी ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है। सेकेंडली अगर देखें जेट एयरवेज जो है 2018 में रुक गई थी, तो इसको जो एक तो इमेज, दूसरी अलॉटेड जितने भी स्लॉट्स थे, क्योंकि देखो टाइम टेबल तो बनता ही है ना, वहाँ पे एक एयरपोर्ट है जहाँ से बहुत सारी प्लेन लैंड करती है टेक ऑफ करती हैं, तो वहाँ पर एक शेड्यूल पूरा चार्ट बनता है। तो जो स्लॉट्स जेट एयरवेज़ को अलॉटेड थी ना वो 2018 में फिर बंद होने की वजह से दूसरी कंपनीज़ को अलॉट कर दी गई। तो दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट जो हैं बहुत ही बिजी हैं, वहाँ पर तो स्लॉट लेना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी शुरुआत में ये डोमेस्टिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, रीज़न बीइंग क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो कहीं ना कहीं स्कोप इनके पास में कम है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ के बाद आप जानते ही हो कि एम्प्लॉयज़ तो खुश हो गए कि यार चलो ठीक है, नौकरी तो मिलेगी, कम से कम नौकरी भी नहीं मिलेगी तो कम से कम बचा हुआ पेमेंट तो मिलेगा। अब रही सही में ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं ये चेक करेंगे कि भाई कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कितना मैनेजमेंट में पर्सन्स को रोकें, कितनों को आउट करें, कितना नया रिक्रूटमेंट करें, वो सारा प्रोसेस आगे चलता ही रहता है। और इस तरीके से जेट एयरवेज़ का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। और ये आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट, इसके पास में 12 एयरक्राफ्ट ही अभी करंटली, बाकी तो फिर क्या ये हायर करते हैं, ठीक है। ये हो गया जेट एयरवेज़ का। अब बात कर लेते हैं कि 22 अक्टूबर का क्या सिग्निफिकेंस है अगर इंडिया की और पाकिस्तान के वॉर की भी बात करें 1947 में। देखो ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरी ज़मीन पर लड़ाके घुसे थे और उनकी सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी। और उसी दिन के बाद में फिर 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री ने भी एंट्री कर ली थी। तो उस दिन को आप देखोगे कश्मीरीज़ ब्लैक डे की तरह सेलिब्रेट करती हैं, सेलिब्रेट तो क्या करती हैं, मार्क करती हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियन ट्रूप्स जो थे अक्टूबर 27 को आ गए थे। तो आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे पाकिस्तान के जो 22 अक्टूबर की एंट्री हुई थी उसकी वजह से होता है, समझ रहे हो। इंडिया ने तो कोई एग्रीमेंट साइन किया नहीं था, क्योंकि राजा हरी सिंह था, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो हरी सिंह हिंदू रूलर था और ये स्टेट जो है कश्मीर वाला ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तो आप देखोगे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हिंदू रूलर, और ये हिंदू रूलर ना तो पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहा है ना इंडिया की तरफ जाना चाह रहा है। तो इस केस में पाकिस्तान की तरफ से क्या हो गया कि जो आसपास में जो पठान्स थे, पश्तून्स थे, उनको पाकिस्तान की आर्मी ने भड़का दिया कि बोला तुम लोग जाओ और इस कश्मीर पर अटैक करो, तुम्हारी ज़मीन है वो। तो और पीछे से सपोर्ट देने लग गए खुद का, और वैसे ओपनली कहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस अटैक से। ये जो एग्रेशन दिखाया गया है, इन्वेजन दिखाया है ट्राइबल लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से हरी सिंह वहाँ पे रूलर था, तो इसने पहले तो मना कर दिया कि हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, फिर पता पड़ा पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है, तो प्रेशर में आकर के इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन कर लेता है कि हाँ हम इंडिया के साथ में मर्ज हो जाएंगे। इतने में ये जो पाकिस्तान वाले हैं ये श्रीनगर तक पहुँच जाते हैं। फिर बाद में वही ग्राउंड चीज़ें बता रहे हैं कि 2 लीडर थे, उन्होंने किस तरीके से टैकल किया पूरा इशू, वो आप खुद देख लेना।
इस तरीके से आप देख सकते हो कश्मीर का उल्टे दिन उसी टाइम से शुरू हो गए थे, इसलिए ये ब्लैक डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं 22 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी वहाँ पे एंटर हुई थी। जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन ही साइन नहीं हुआ तो इंडिया वाले क्यों जाते, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे आप देखोगे शुरुआत में तो क्या था कि पाकिस्तान के साथ में कश्मीर का जो राजा हरी सिंह था उसने पाकिस्तान के पीएम के साथ में कुछ एग्रीमेंट साइन कर लिए थे और पाकिस्तान ने एक एश्योरेंस दे दी थी कि आप इंडिपेंडेंट रहो और हम आपको वेस्ट पंजाब जो आज पाकिस्तान में है वहाँ से आपको सारी सप्लाईज इंश्योर कर देंगे जो भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहोगे, क्योंकि अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट रहता और लैंडलॉक रह जाता तो उसको सप्लाई इंश्योर करने के लिए पहले तो पाकिस्तान ने हाँ कर दिया, बट पता पड़ा कि उधर आर्मी ने अलग ही खेल खेलना शुरू कर दिया। आर्मी तो आज तक ही कंट्रोल नहीं रही है पाकिस्तान के। तो आप समझ सकते हो कि पंजाब का अगर लाइन चौक कर दिया जाए तो कश्मीर के पास तो कोई सप्लाई चेन है ही नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ में तो कुछ एग्रीमेंट ही नहीं है। तो इंडिया के साथ में नहीं जाना और पाकिस्तान के साथ में एग्रीमेंट कर लेना इंडिपेंडेंट रहने के लिए, और वही पाकिस्तान के मेन स्टेट वेस्टर्न पंजाब को चौक कर दिया जाता है जहाँ से कश्मीर की सप्लाई चेन इंश्योर हो रही है। तो कश्मीर में तो देखो हर चीज़ की कमी आ जाएगी, फ्यूल की कमी आ गई, फूड की कमी आ गई, हर चीज़ की कमी आ गई, एनर्जी सोर्सेज की कमी आ गई। तो फिर कश्मीर थोड़ा सा और टूटा और रही सही में फिर ट्राइबल लोगों ने अटैक कर दिया। इस वजह से फिर कश्मीर इंडिया की तरफ आता है। राजी नहीं आया तो बहुत मुश्किलों से। आप भी पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि 3 स्टेट हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन तीनों ने बहुत परेशानी का कारण बना था। और रही सही में आपको पता है कि जब पार्टीशन हो रहा था तो पार्टीशन के टाइम पे इधर पाकिस्तान की तरफ से हिंदूस और सिख्स ये आ रहे थे वापस से, और कहाँ पे रहना शुरू किया हिंदू और सिखों ने? जम्मू में। तो जम्मू में आप देखोगे इन हिंदू और सिखों को पाकिस्तान से भगाया गया, इसका मतलब इन पेट्रोसिटी थी, तो इनके मन में भी बहुत सारे घाव थे। तो इन्होंने आकर के यहाँ पे बताया कि बोले वहाँ तो बहुत बुरा हाल कर रखा है हमारा। तो इतने में जम्मू में कम्युनल वायलेंस भी शुरू हो जाती है। और पता है ये हिंदू और सिख जो माइग्रेट करके आए थे उनको सिटीजनशिप कब मिलेगी? अब जाके जब ये जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 इनएक्टिवेट किया है ना तब से। और दूसरा जो CAA है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके ऊपर ये मतलब जो विरोध बहुत ज़्यादा देखा गया है, उसके बेसिस पे 1947 में जो हिंदू सिख्स जो कश्मीर में आकर के रहे थे उन लोगों को अब सिटीजनशिप दी जा रही है। तो आप देख सकते हो कितना डिलेड है। वही बात है, सुबह एक आर्टिकल मैंने बनाया था जिसमें बीच में वीडियो अटक गया था, अलग से एक वीडियो छोटा डाला, एडिटोरियल के 2 वीडियोस डाले मैंने आज, एक 9 मिनट का है, दूसरा वीडियो। उसमें क्या था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपने न्याय देने में देरी कर दी मतलब आप न्याय नहीं कर रहे हो, समझ गए? तो इस तरीके से आप देख लो, पूरा मैंने समरी दे दी है, एक बार रीडिंग आप मार सकते हो। बाकी ग्राउंड लेवल की वो छोटी छोटी चीज़ें, बारामूला में ये हो गया था, फिर श्रीनगर का एक ब्रिज था उसको तोड़ दिया था, वो आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है? मेन क्रक्स मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू।